Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Salam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट 2025 की काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के। आप सबको पता होगा कल नोटिफिकेशन आ चुका है और जो काउंसलिंग है यूपी नीट की वो स्टार्ट हो चुकी है। आज दोपहर 2 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के कुछ जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज़, पहली तो ये कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो नए कॉलेजेस खुलने वाले थे या सीट्स बढ़ने वाली थी, अभी तक उनका ऑफिशियल अपडेट आया है या नहीं आया, या फिर कैसे पता चलेगा कहाँ पर कितनी सीट्स हैं। और दूसरा ये भी कि पिछले साल जो लोग काउंसलिंग किए थे और काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए थे, क्योंकि यूपी के अंदर एक रूल आया था कि अगर स्ट्रे या स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज स्टूडेंट को मिलता है गवर्नमेंट या प्राइवेट और उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस केस में जो है उनको अगले साल की काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाता है। तो वो लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको हर एक काउंसलिंग का अपडेट, कट ऑफ, प्रोसेस इसी चैनल पर मिलता है, तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। और जो लोग भी चाहते हैं कि यूपी नीट के रजिस्ट्रेशन को लाइव करके दिखाया जाए स्टेप बाय स्टेप, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बहुत ज़्यादा लोगों की उसमें क्वेरी रहेगी, तो लाइव रजिस्ट्रेशन करके आपको इसी चैनल पे जो है दिखाया जाएगा, जिससे कि आप लोग रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ और जो कल के नोटिफिकेशन वो मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। ऑलरेडी जो टाइम शेड्यूल है वो मैं दिखा चुका था। टाइम शेड्यूल में कुछ स्टूडेंट्स के डाउट ये हैं कि इस साल जो इन्होंने टाइम शेड्यूल निकाला उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन की और सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की डेट्स निकाली हैं। अदरवाइज़ जो शेड्यूल आता है वो पूरा आता है, जिसमें पहले दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, फिर उनका वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पेमेंट और सिक्योरिटी अमाउंट कब से कब तक जमा होगा, फिर उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग कब से कब तक करनी है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट जो मेरिट लिस्ट आती है उसकी डेट आती है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, फिर टाइमिंग दी जाती है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में जो आपको अपने डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेना है। तो ये डिटेल्ड शेड्यूल अभी नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये आपके रजिस्ट्रेशन के लिए है। जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, फीस पेमेंट कर दें और सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर दें। इसके अलावा अलग से शेड्यूल आएगा डिटेल में, जिसमें बताया जाएगा कि आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब से कब तक है और उसमें अगर कोई इशू है तो कब से कब तक उसको करेक्ट करा पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी आपको अपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अब वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये भी टाइमलाइन रहेगा कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, क्योंकि एक्चुअल जो कट ऑफ का अंदाज़ा वो मेरिट लिस्ट से ही पता चलता है। तो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद हम जो है आप सबको बता देंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। जब पूरे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद ही आपको एक्चुअल कट ऑफ का पता लग पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं। तो अभी ये हाफ शेड्यूल है, हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर ही इसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। बाकी जो दूसरे 2 नए नोटिफिकेशन वेबसाइट पर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला तो है डिबार कैंडिडेट से रिलेटेड, यानी जो स्टूडेंट काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए हैं। तो यह है ऑफिशियल अपडेट जो कल ही शाम में आया था। इसमें आप देखेंगे यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एडमिशन के मतलब आवंटन यानी अलॉटमेंट के पश्चात, अलॉटमेंट होने के बाद एडमिशन नहीं लेता है, तो उस केस में उस स्टूडेंट की सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाती है और उससे आने वाली नेक्स्ट काउंसलिंग में डिबार कर दिया जाता है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो यूपी वाले कैंडिडेट है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी नीट के लिए रूल है, यानी एमबीबीएस और बीडीएस वाले स्टूडेंट के लिए जो यूपी के अंदर रह के गवर्नमेंट या प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेते हैं और थर्ड राउंड के बाद यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इन दोनों के अंदर ही किसी को कोई भी कॉलेज मिला और उसमें एडमिशन ना लिया या फिर रिपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो है वो डिबार कर दिए जाते हैं, या फिर एडमिशन लेने के बाद छोड़ना तो वो भी काउंसलिंग से डिबार कर दिए जाते हैं अगले साल की काउंसलिंग के लिए। ऑब्वियसली ये जो स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ यूपी की काउंसलिंग से बाहर हैं, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे ये लिस्ट आपके सामने है कैंडिडेट्स की, उनका किस राउंड में अलॉटमेंट हुआ था, पिछले साल किस कोर्स में हुआ था और किस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ था, वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये लिस्ट जो है आप देख सकते हैं, ये सभी कैंडिडेट इस साल यूपी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाकी ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर इन सभी कैंडिडेट में से किसी ने भी एग्ज़ाम दिया है। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप 41 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस और बीडीएस के टोटल मिलाकर 47 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस वाले, और बीडीएस के हैं टोटल 8 स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज मिल गया था, उन्होंने जाके कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया यानी रिपोर्ट नहीं किया। फिर बाकी के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया लेकिन बाद में रिज़ाइन कर दिया। तो यहाँ पर जैसे एसएमसी फतेहपुर हमारे कॉलेज से भी एक स्टूडेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और अदर कॉलेजेस में भी कौशाम्बी, सोनभद्र, गोरखपुर और केजीएमयू,
बीडीएस के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर सेफई के अंदर 2 स्टूडेंट ने छोड़ा। उसी तरीके से पूरी लिस्ट ये आपके सामने है कि किन किन स्टूडेंट्स ने कॉलेज को छोड़ा था और कौन स्टूडेंट्स हैं जो इस साल की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो या तो कॉलेज में थर्ड राउंड के बाद की बात चल रही है, अगर किसी स्टूडेंट ने थर्ड राउंड या उससे पहले ही रिज़ाइन कर दिया था या छोड़ दिया था कॉलेज, तो वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिस्ट भी आ गई है, तो ये भी क्लियर हो गया कि सिर्फ यही स्टूडेंट है जो काउंसलिंग से बैन। उसके बाद जो अगला डाउट स्टूडेंट्स का था वो ये था कि नए कॉलेजेस ऐड होंगे और नई सीट्स इंक्रीज़ होंगी, तो इसका कैसे पता लगेगा और अभी तक कोई इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि अभी फाइनल स्टेटस नहीं आया है कि कहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी हैं, या नया कॉलेजेस अगर बढ़े हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट तो कहाँ पर बढ़े हैं। इसका जैसे ही अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ज़्यादातर चांस हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर अपडेट आ जाए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के अंदर जो सीट्स का वेरिफिकेशन है वो 18 और 19 जुलाई में होना है। उसके बाद ही फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस आएंगे उन सब की सीट्स पर ऑल इंडिया 15% के अंदर भी वो सीट जाएंगी, यानी एमसीसी में पहले पार्टिसिपेट करेंगी। तो अगर कोई कॉलेज इंक्रीज़ होता है या सीट्स बढ़ती हैं तो उनका स्टेटस जो है आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भी पता चल जाएगा। अभी ऑफिशियली इस पर बात की जाएगी यूपी नीट की वेबसाइट पर, तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन जो भी सीट्स या कॉलेज इंक्रीज़ होंगे तो उसका नोटिफिकेशन जरूरी आएगा चॉइस फिलिंग से पहले पहले, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा या चॉइस फिलिंग से पहले पहले आपको ये अपडेट मिल जाएगा, और आपको फ़ीस स्ट्रक्चर का अपडेट भी मिल जाएगा, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज में कि फ़ीस अगर बड़ी होगी तो आपको नोटिफिकेशन दे के बता दिया जाएगा। एंड किए गए हैं। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो है रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और कुछ काउंसलिंग के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किए हैं डिटेल में। तो पहली बात तो ये कि जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं और अगर पेड काउंसलिंग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेड काउंसलिंग के ग्रुप के लिंक से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम और हमारी टीम पूरी आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस और पूरा प्रोसेस उसमें कराएंगे, तो जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बात तो वो एलिजिबल होने चाहिए, जैसा कि कल भी मैंने बता दिया था कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 144 या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए, और अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आपके 144 या उससे ऊपर नंबर होने चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों। और अगर यूपी के रहने वाले हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी ओबीसी SC ST, तो 113 नंबर या उससे ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.gov.in। बाकी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखा दिया जाएगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें जो नीट के अंदर आपने अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यूज़ किया था वही यूज़ करें यहाँ पर। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 2000 रुपये का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अमाउंट भरना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं आएगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको नोडल सेंटर का चयन करना होगा, चूज़ करना होगा। तो नोडल सेंटर का क्या मतलब होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी भी एक नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन हो रहा होता है। जैसे अब से 2 साल पहले क्या होता था कि आपको फिजिकली जाके कॉलेज में वेरिफिकेशन कराना होता था अपने डॉक्यूमेंट का, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर पाते थे। लेकिन अभी आप अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं और ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में जो आपका नोडल सेंटर था जो आपने चूज़ किया है वहाँ पे जाकर आप जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जाकर करेक्ट कराने हों या फिर वेरिफिकेशन कराना हो, तो उस केस के लिए बेहतर होगा कि जो अपना नोडल सेंटर है, जो आपका रहने का एड्रेस है, उसके आसपास का कॉलेज ही आप चूज़ करें। चूज़ तो आप कहीं का भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है आपको, अगर वहाँ जाना पड़ा वेरिफिकेशन के लिए किसी वजह से, तब वहाँ पर आपको दूर ना जाना पड़े, उसके लिए बेहतर है कि आप पास का ही चूज़ करें। बाकी इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हाई स्कूल की जो आपके पासिंग सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, और इंटर की मार्कशीट। किसी भी तरह के रिजर्वेशन के आप इच्छुक हैं पार्टिसिपेट करने के तो आपको उस रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट देना होगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर यूपी से ही 10th और 12th किया तब आपको नहीं जमा करना है। सिक्योरिटी अमाउंट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कर रहे हैं तो 30,000 देना है, प्राइवेट MBBS के लिए कर रहे हैं तो 2 लाख देना है, और प्राइवेट BDS के लिए कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये आपको जमा करना है। और अगर प्राइवेट MBBS की पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यूपी के ही रहने वाले हैं तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट हर तरह के कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट BDS के लिए कर रहे हैं तो इसी के अंदर आप यूपी के अगर रहने वाले हैं तो गवर्नमेंट MBBS और BDS कॉलेजेस को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बताई है वही हमने कल भी बताया था कि जब आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर रहे हैं अपने खुद के अकाउंट से करें, क्योंकि ये उसी में वापस आएगा। चाहे आप किसी भी काउंसलर से या किसी दूसरे स्टूडेंट से या कहीं से भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, खुद से अपना जो है अपने अकाउंट से पेमेंट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो है फ्री एग्जिट है, यानी फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज आपको मिलता है तो आप उसको बेझिझक होकर छोड़ सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है वो बची रहेगी। बाकी आने वाले राउंड में भी आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद जितने भी राउंड हैं उन किसी में भी
फ्री एग्जिट नहीं है, जो भी कॉलेज मिलेगा आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी। फिर एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इन्होंने दिया है वो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। तो ये पहली बात तो यूपी का ही होना चाहिए, यानी स्टेट काउंसलिंग वाला, और 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस भी और ओबीसी भी। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला होना चाहिए। इसमें बाउंडेशन डेट की नहीं है, लेकिन फिर भी जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, ये स्पेसिफिकली एससी और एसटी की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो डेट का बाउंडेशन है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। एससी और एसटी में डेट का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन स्टेट वाला ही होना चाहिए। सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। 17 नंबर पॉइंट पे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ और रूल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है रजिस्ट्रेशन के अंदर वो ये है कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग के बाद उसको लॉक करना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ चॉइस फिलिंग करके छोड़ दिया और उसको लॉक नहीं किया, तब उस केस में आपकी चॉइस फिलिंग को माना नहीं जाएगा और आप काउंसलिंग अपने आप बाहर हो जाएंगे और आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा। तो एक बार तो आप फाइनल कर लें कि चॉइस फिलिंग जो भी आपने की है वो करेक्ट है, और फिर उसके बाद आप उसको लॉक ज़रूर करें, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग में क्या होता है, अपने आप लॉक हो जाती है अगर आप सेव करके छोड़ देते हैं तो। लेकिन यूपी नीट में ऐसा नहीं है, आपको खुद से मैनुअली लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लॉक नहीं होगी और आपकी चॉइस फिलिंग नहीं मानी जाएगी। और एक बार अगर आपने चॉइस फिलिंग लॉक कर दी तो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ही पॉइंट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं, इन सब पे विशेष ध्यान आपको देना है। यही थे कुछ मेन रूल्स एंड रेगुलेशन। बाकी कोई क्वेरी हो, आपका डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।